चैप्टर 19 बेंगलोर। एक हैंडसम सा आदमी एक बहुत खूबसूरत विला में लिविंग एरिया में बैठा अपने डॉग पैट के सर को सहला रहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। वो अपने फ़ोन की आवाज़ सुन उस हैंडसम आदमी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, मिस्टर गोयल, आपने जो मुझे याद किया, ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइए। आपका ये दोस्त आपकी क्या मदद कर सकता है। तभी अधिराज जी ने कहा, मैंने तुम्हें एक लड़के की फ़ोटो भेजी है। मुझे उसके जन्म कुंडली चाहिए क्योंकि उसने कनक को किडनैप कर लिया है। अधिराज जी ने इतना ही कहा था कि तभी फ़ोन के दूसरे साइड से हर्ष ने तेज़ आवाज़ में कहा, व्हाट? आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि कनक को किसी ने किडनैप कर लिया है और आप मुझे अब बता रहे हैं। अगर कनक के ऊपर एक खरोच भी आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हर्ष के पाचन मिस्टर गोयल ने हर्षद से कहा, ये सब इतनी अचानक हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया। डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। मिस्टर गोयल की पाचन हर्षद ने कहा, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं डरूं नहीं। कनक मेरे जीने की वजह है। हमें उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको कभी उस गलती के लिए माफ़ नहीं करूँगा। और एक बात मिस्टर गोयल, मैंने आपसे हाथ इसलिए मिलाया था क्योंकि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोच लीजिए, अगर कनक को एक खरोच भी आई तो मैं आपसे अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूँगा। ब्लैक वर्ल्ड और शेडो वर्ल्ड को अलग कर दूँगा। हर्षद सक्सेना की बात सुन मिस्टर गोयल ने हर्षद से कहा, मैंने तुम्हें उस लड़के की फ़ोटो भेजी है जिसने कनक को किडनैप किया है। उसके बारे में पता करो और मुझे बताओ। अगर कनक को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो उस एहसास को ख़त्म करो। इतना कहकर मिस्टर गोयल ने फ़ोन को कट कर दिया। हर्षद ने जब अपने फ़ोन को ओपन कर उस फ़ोटो को देखा तो वो शॉक हो गया। हर्षद के मुँह से एक ही शब्द निकला, साली साहब। ये कहकर हर्षद ने किसी को कॉल लगाकर कहा, मुझे वंश राय सिंघानिया की अपडेट चाहिए। वो कहाँ है इस वक्त। इतना कहकर हर्षद ने फ़ोन कर किसी को कॉल लगाकर कल की मुंबई की फ़्लाइट के टिकट बुक करो। इतना कहकर हर्षद वहाँ से चला गया। कज़िनो बार। कनक ने डरते हुए बार के अंदर रखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उस कज़िनो बार में ऐसी लड़कियां थीं जो सिर्फ बिकनी पहनकर ऊपर से नेट के जैकेट को पहन कर रखा था। उन सभी लड़कियों को देख कनक जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका चेस्ट किसी ब्रॉड चेस्ट से टकरा गया। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपनी लाल आंखों से देखा तो वंश खड़ा था, लेकिन आज वंश उसके सामने पहली मुलाकात की तरह मास्क में था। वंश को ऐसे देख कनक पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। वो जैसे ही गिरने लगी, वंश कनक की कमर में हाथ डालकर कनक को एक झटके से अपने करीब कर सोलो आवाज़ में कहा, ऐसी भूल मत करना। इतना कहकर वंश झटके से कनक को साइड में से ले जाकर कनक से कहा, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हारी एक गलती से मेरा पूरा प्लान ख़राब हो जाता। इतना कह कर वंश कनक को देखते हुए कहा, चुप क्यों हो? बोलो कुछ। कनक की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। आज उसके प्यार ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। कनक वंश को देखते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो मैं उस आदमी के पास जाऊँ? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? कनक की बात सुन वंश कनक की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, अगर मैं नहीं चाहता तो तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आता? तुम ही सोचो। कनक की आंखों में आंसू आ गए और आंसू किसी ओश की बूंद की तरह गिर रहे थे। वो अपने कदम पीछे ले जाते हुए वंश से कह दिया, आज खुद को बदवा देती हूँ कि मेरी तुमसे की गई मोहब्बत कभी पूरी ना हो। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश अपनी एक झटके से पलकें उठाकर अपनी लाल आंखों से कनक को देखने लगा। कनक वंश के पास चली गई और जब बाहर आई तो मुस्तफ़ा को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र मुस्तफ़ा पर पड़ी जो काउच पर बैठा था और एक लड़की उसके थाई पर लेटी थी। उसने भी सिर्फ बिकनी पहनी थी। मुस्तफ़ा उस लड़की के पेट पर शराब गिरा रहा था। उसके पेट अपनी जीभ से सक कर रहा था। वो उस लड़की की पूरी बॉडी पर अल्कोहल गिरा रहा था।
और शक कर रहा था। मुस्तफ़ा एक झटके से उस लड़की को अपनी थाई पर बिठाकर अपने होठों को उसके चेस्ट के पास रखा कर उसके गले पर शराब गिरा कर पी रहा था। मुस्तफ़ा की घिनौनी हरकत देख कनक को उल्टी आने लगी। तभी उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरी तो देखा लड़के लड़की टेबल पर ड्रग्स रख अपनी नाक और मुंह में ले रहे थे। कई आदमी लड़कियों के पेट पर ड्रग्स के पाउडर रख अपने चेहरे को उनके पेट पर रख धीरे धीरे चाट रहे थे। ये सब देख कनक को चक्कर आ रहा था क्योंकि उसने इतनी गंदी दुनिया पहली बार देखी थी। वो जैसे ही जाने को पलटी तभी वाश उसके पीछे खड़ा था। वाश कनक से कहा, उसके पास एक कार्ड होगा, उसमें वो पासवर्ड है, तुम्हें उससे वो कार्ड लेना है और पासवर्ड को याद रखना और वो पासवर्ड 10 नंबर का है। इतना कहकर वाश कनक को बिल्कुल करीब जाकर हल्के से कनक के गले लगाकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वाश कनक से अलग होकर भीड़ में कहीं गायब सा हो गया, उस भीड़ में खो गया। तभी उस कज़िनो बार में अंधेरा हो गया। ऐसे अंधेरा होने से सब डर गए क्योंकि आज से पहले यहाँ अंधेरा नहीं हुआ था। अंधेरा जैसे हुआ सभी आदमी अपने गन निकाल लिए। तभी उस बार में एक प्यारी सी आवाज़ आई, जो आज से पहले इस कज़िनो बार में जो नहीं हुआ है वो आज होगा। इतना कहते ही उस कज़िनो के में वाइट लाइट पड़ी। 2 लड़कियां ब्लैक ड्रेस पहने खड़ी थी। ब्लैक ब्लाउज था और ब्लैक स्कर्ट था जो उनके थाई तक था। उनके ब्लाउज और शर्ट पर उनके ब्लाउज और स्कर्ट में गोल्डन झालर झलक रही थी। उनके चेहरे का काला नकाब था, उस पर भी झालर लगी थी। ये दोनों लड़की कोई और नहीं बल्कि लूसा और कनक थी। तभी एक स्लो सॉन्ग प्ले हुआ और दोनों ने डांस करना शुरू किया। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में कनक डांस करते हुए वाश के चारों तरफ घूमने लगी थी। लूसा मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमने लगी। मुस्तफ़ा जैसे लूसा का हाथ पकड़ने को हुआ तो कनक लूसा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच दोनों साथ में डांस करने लगी। दिल दोनों जवा आँखों का है ये पाया दोनों के दरमियाँ, कोई भी हो ना यहाँ पर्दा पर्दा हाँ पर्दा पर्दा हाँ अपनों से कैसा पर्दा। मोनिका ओ या मोनिका, डार्लिंग मोनिका, ओ माय मोनिका। दोनों ही खुली कमर देख मुस्तफ़ा अपनी थाई पर बैठी लड़की को धक्का देकर खड़ा हो गया। तो वहीं वाश कनक के ऐसे डांस करते देख बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल पर की फितरत में धोखा भी है और चाँद भी जा जाए, हलचल सी हर पल है। बेदाग अपनी जवानी ही बकील तो बेदर, दिल की कहानी है उठता, दिल से धुआं है, तेरा पछतावा रह ले यहाँ जाएगा अब तू कहाँ, पर्दा हाँ पर्दा। मोनिका ओ माय डार्लिंग मोनिका। लाइन आते ही कनक वाश के पास आकर वाश के साथ डांस करते हुए कहा, मेरी बर्बादी का मज़ा लीजिए सर। इतना कहते कनक के आंसू वाश के हाथ पर मोती बनकर गिर गया। वो वाश के पास से हटकर लूसा के पास गई तो लूसा ने कनक से कहा, उसके चेस्ट के पास पॉकेट में वो पास है, क्या तुम ये काम कर पाओगी। कनक लूसा ने बिना कोई जवाब दिए बगैर मुस्तफ़ा के पास चल गई और डांस करने लगी। वो अपने हाथों से मुस्तफ़ा के चेस्ट पर हाथ रख झटके से उसे काउच पर धक्का दे दिया और पास निकाल लिया। मुस्तफ़ा जैसे कनक को अपने ऊपर खींचता वाश पीछे से कनक की कमर में हाथ डालकर घुमा दिया। क्या कनक को खुद के लिए बदुआ कभी सही होगी। आखिर वाश कनक के साथ क्या करना चाह रहा है, तो भी कंटिन्यू क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 20। कसिनो बार। वाश कनक को अपने पास खींच कनक के दोनों शोल्डर को कस कर पकड़ अपने करीब कर कनक से कहा, यहाँ क्या कर रही हो तुम। कनक मुस्तफ़ा ने वाश को देखते हुए कहा, अपने जिस्म को सरेआम बेच रही हूँ क्योंकि मेरे प्यार ने मुझसे उससे प्यार करने की यही सज़ा दी है।
और बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है। जब प्यार जहन बन जाए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। सर, आपको एक एडवाइस देती हूँ कि आप कभी किसी से प्यार मत कीजिएगा, क्योंकि प्यार करने की हिम्मत हर कोई नहीं चुका पाता है। कनक की बातें सुन वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, बकवास बंद करो और मुस्तफ़ा से थोड़ा दूर रहो, वो तुम्हें नोच खाएगा। कनक वंश को देखते हुए कहा, सर आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? पहले आप मुझे उसके पास भेज दें और अब आप कह रहे हैं कि मैं उससे दूर रहूं। क्या हुआ? सर, मुझे खोने का डर लग रहा है। ये आपको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मुझे से कोई गलती हो जाए। डरिए मत सर, मैं आपका काम पूरा ज़रूर करूँगी। सर, इतना कहकर कनक वंश के हाथों में पास देते हुए कहा, इस पास में लिखा पासवर्ड याद कर लीजिए। इतना कहकर कनक वंश से दूर हो गई और वो गोल गोल घूमने लगी। मुस्तफ़ा की नज़र में कनक चढ़ चुकी थी। वो किसी भी कीमत में कनक के साथ सोना चाहता था। मुस्तफ़ा की उम्र लगभग कनक के पापा जितनी थी। कनक को देख लूसा हैरान थी, क्योंकि जो काम आज तक वो नहीं कर पाई थी, अब तक कनक ने बस कुछ ही पलों में कर दिया था। लूसा कनक को देखते हुए कहा, तुम में वाकई में कोई जादू है। मुझे यकीन नहीं है तुम बॉस के साथ साथ अपने पापा को भी बदल दोगी। बस कहीं देर ना हो जाए। कनक डांस करते हुए लूसा के पास आकर लूसा से कहा, सर के पास लेकर आइए, क्योंकि उस आदमी को शक होने से पहले मुझे उसका पास वापस रखना होगा। कनक की बात सुन लूसा ने कनक से कहा, मैं कर देती हूँ। कनक डांस करते हुए लूसा से कहा, जब एक जिस्म गंदा हो गया है तो दूसरे जिस्म को गंदा नहीं करना चाहिए। आप उससे सिर्फ पास को लेकर आइए। उस कसीनो बार का माहौल बदलने लगा था। सभी आदमी कनक और निशा को घूरने लगे थे। लूसा वंश के पास जब जाने की कोशिश करती तो कोई ना कोई आदमी लूसा को बीच में रास्ते में रोक लेता। ऐसे करते करते लगभग बहुत वक्त निकल गया था। आखिरकार लूसा जब वंश के पास जाकर वंश से कहा, सर पास दीजिए मुझे। लूसा का सवाल सुन वंश ने लूसा से कहा, मिस गोयल। वो पास लेकर गई। वंश के पास सुन लूसा हैरान हो गई। लूसा ने वंश से पूछा, तो कनक है? उन दोनों ने कसीनो बार में अपनी नजरें दौड़ाई तो कनक वहाँ नहीं थी। कनक को वहाँ ना दें, वंश लूसा से कहा, वो तुम्हारे साथ डांस कर रही थी ना? तुम मिस गोयल का है? लूसा वंश का सवाल सुन लूसा ने वंश से कहा, आप सही कह रहे हैं सर, हम दोनों साथ में डांस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास लेकर आऊँ, पर मैं आपके पास आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये सभी भेड़िया मुझे बीच में रोकने लगे। और मुझे लगता है इस बीच मिस गोयल आपसे वो पास लेकर चली गई होगी, पर वो इस वक्त कहाँ होगी? मुस्तफ़ा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मुस्तफ़ा तो मिस गोयल को उठाकर नहीं ले गया? बॉस, हमें मिस गोयल को ढूंढना होगा। लूसा की बात सुन वंश ने लूसा से कहा, मैंने क्रूज़ पासवर्ड यश को सेंड किया है, तुम सब यहाँ से निकलो। मिस गोयल के पास मैं जाता हूँ। आज किसी भी कीमत पर मिस्टर गोयल की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उन सब लड़कियों को तुम सबको बचाना होगा। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। तभी लूसा ने कहा, लेकिन बॉस, उनमें से ज़्यादा ज़रूरी हमें कनक को बचाना होगा। हम तीनों मिलकर कनक को ढूंढते हैं। लूसा की बात सुन वंश लूसा को घूरते हुए लूसा से कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने तुम दोनों को क्रूज़ पर जाने का ऑर्डर दिया, दैट्स इट। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस गोयल को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ। ओके, अब निकलो यहाँ से। वंश को गुस्से में देख लूसा वहाँ से निकल गई। वंश कसीनो बार से बाहर आया, यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे कनक कहीं दिखाई नहीं दी। वो किसी भी हाल में कनक को मुस्तफ़ा के हाथों लगने नहीं देना चाहता था, लेकिन हालत देख ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा ने कनक को उठा लिया है। दूसरी तरफ कसीनो बार का बेसमेंट मुस्तफ़ा चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने कनक घुटनों पर बैठी थी। उसके हाथ पीछे से बंधे थे। मुस्तफ़ा कनक की खुली कमर को देख अपने होठों पर अपनी जीभ को फेरते हुए कहा, मैंने इतनी लड़कियों को आज तक बेचा है, लेकिन तुम्हारी जैसी आइटम आज तक नहीं देखी। मुस्तफ़ा कनक के चेस्ट पर देखते हुए कहा, तुम बहुत हसीन हो।
तुम्हारे साथ सोने में मज़ा आएगा। तुम्हारी ये मुलायम दूध जैसे सफ़ेद बदन के साथ खेलने में मज़ा आएगा। कनक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसकी आंखों में ठहरा आंसू उसके ठाई पर गिर गया। मुस्तफ़ा चेयर से उठकर कनक के पास बैठते हुए कनक के बाल को पीछे से पकड़ खींच लिया, जिससे कनक का चेहरा ऊपर हो गया और उसके मुंह से सिसक निकल गई। मुस्तफ़ा पास में रखे फ्रूट बास्केट में से चाकू निकालकर चाकू की नोक पर कनक के गालों पर रखकर सहलाते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक नाचने वाली हो, तो तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम यहाँ किसने भेजा है। कनक डर से काँप रही थी। मुस्तफ़ा चाकू को कनक के गालों से लेकर नीचे तक लाते हुए उसके गले पर रखते हुए कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कनक ने डर से काँपते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने डांस किया। कनक को डरते देख मुस्तफ़ा के होठों पर हंसी आ गई। मुस्तफ़ा चाकू को कनक के चेस्ट पर नीचे ला जाकर उसकी नाभि में चाकू रखते हुए कहा, तुम्हारा बात सुन मैं इम्प्रेस हुआ। कनक डर से काँप रही थी। उसे उल्टी भी आ रही थी क्योंकि मुस्तफ़ा ने बहुत ही शराब पी थी। मुस्तफ़ा चाकू को कनक की नाभि से हटाकर साइड में रखते हुए अपने हाथों से कनक के कंधों पर रख ऊपर से नीचे ले जाने लगा। कनक आंखें बंद कर दुआ करने लगी, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लीजिए। मुस्तफ़ा शराब के बॉटल उठाकर शराब की बॉटल खोलकर पूरे शराब को कनक के ऊपर डालने लगा। कनक के चेहरे पर अभी भी नकाब था। मुस्तफ़ा की चुहन कनक को कांटे की तरह चुभ रही थी। मुस्तफ़ा कनक पर शराब डालने के बाद जब उसके चेहरे से नकाब हटाया तो वो डर से 10 कदम पीछे हो गया। उसके हाथ और पैर कांपने लगे। कनक अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। आखिर मुस्तफ़ा कनक को देख डर क्यों गया? क्या अब वर्ष को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 21। मुस्तफ़ा के हाथ पैर तेज़ी से काँप रहे थे। मुस्तफ़ा के काँपते होठों में एक ही वर्ड निकला, छोटी मास्टर। मुस्तफ़ा का सारा नशा एक पल में ही उतर गया। मुस्तफ़ा बिना कुछ कहे डरते हुए उठकर कैसीनो बार के बेसमेंट से निकलकर बाहर चला गया। मुस्तफ़ा को बाहर आते देख वर्ष ने देख लिया था। वर्ष जब कैसीनो बार में बेसमेंट अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देख शॉक हो गया। वर्ष ने देखा कि कनक पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसकी नाभि से हल्का सा खून रिस रहा था। कनक अभी भी वैसी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। वर्ष कनक के पास आकर कनक को जैसे ही छुआ, कनक ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और कहा, दूर रहो मुझे। कनक के इस तरह धक्का देने से वर्ष ज़मीन पर गिर गया। कनक ज़मीन से उठकर खड़े होते हुए बिना वर्ष को देखते हुए बेसमेंट से बाहर चली गई। वर्ष ज़मीन से उठकर कनक के पीछे दौड़ गया। मुस्तफ़ा जब बाहर आया तो उसके सामने 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। उन बॉडीगार्ड को देख मुस्तफ़ा ने पूछा, कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? वो बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे मुस्तफ़ा के नाक पर पंच मार दिया, जिससे मुस्तफ़ा की नाक से खून बहने लगा और मुस्तफ़ा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। मौसम फिर से ख़राब होने लगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। कनक जब बाहर आई तो बीच रोड पर खड़ी हो गई। उसे मुस्तफ़ा को खुद को टच करना याद आ रहा था। वो अपने हाथ तो अपने शोल्डर को अपने पेट को तेज़ी से रब करने लगी। वो अपनी बॉडी को ऐसे रब कर रही थी जैसे अपनी बॉडी से मुस्तफ़ा की चुहन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती है। कनक ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? मैंने एक हैवान से प्यार किया, क्यों किया? मेरा प्यार मेरे लिए जहर बन गया, क्यों बन गया? कनक जैसे ही पीछे लड़खड़ाने को हुई, वर्ष कनक को पीछे से कनक को अपनी बाहों में पकड़ लिया। कनक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वर्ष को देख अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और वर्ष को खुद से दूर ढकेलते हुए चिल्लाते हुए वर्ष से कहा, दूर रहिए सर, मुझे आपकी छोटी हमदर्दी, छोटे दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहिए सर, आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ। आपको मुझे वो का पासवर्ड चाहिए था ना, मैंने आपको वो दे दिया, तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुबारक हो सर, आप जीत गए और मैं हार गई। कनक
और वर्ष उस तूफानी बारिश में साथ भीग रहे थे। कनक के इस तरह बॉडी रब करने से कनक की बॉडी एकदम लाल हो गई थी। कहीं कहीं तो उसके नाखून भी लग गए थे। कनक की ऐसी हालत देख वर्ष अपने जैकेट को उतार कर कनक के ऊपर डालते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कनक वर्ष के जैकेट को उतारकर ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, कहाँ चलूँ? आप कौन से बाजार में जाना है? इतना कहकर वर्ष के हाथ पकड़कर अपने दिल के पास रखते हुए कहा, सर देखिए ना सर, इस दिल में दर्द हो रहा है। वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि आप मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते। अब मैं इस दिल को कैसे बताऊँ कि आपके पास दिल ही नहीं है। इतना कहकर कनक ने वर्ष के हाथ को छोड़ दिया और कहा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है सर। आप यहाँ नाटक किसी और के सामने कीजिएगा, मेरे सामने नहीं सर। और तब आपने मेरे जिस्म को क्यों नहीं ढका सर? अब आप इसकी नुमाइश उन भेड़ियों के सामने कर रहे थे, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपको शर्म और मर्यादा कहाँ गई थी? तब आपने मुझे आदमियों के बीच कैसे छोड़ दिया? तब आपको याद क्यों नहीं आया कि मैं एक लड़की हूँ? तब आपको याद क्यों नहीं आया कि आप एक मर्द हैं? आप जैसे मर्द हम कमज़ोर लड़के पर ही अपनी मर्दांगी दिखाते हैं सर, औरों के सामने भीगी पिल्ला बन जाते हैं। कनक ने इतना ही कहा था कि वर्ष ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर कनक को मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, हाउ डे यू। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम मुझसे कहोगी। आज तुम जहाँ भी खड़ी हो सिर्फ अपने बाप की वजह से, मेरी वजह से नहीं। क्योंकि कुछ साल पहले तुम्हारे बाप ने भी मेरी बहन को इसी तरह आदमियों के बीच खड़ा कर दिया था। वो भी तुम्हारी तरह कमज़ोर थी, बेबस थी, लाचार थी। मैंने तो तुम्हें कुछ होने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी बहन के साथ जो किया, अगर मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा तो वो भी कम होगा। वर्ष इससे आगे कुछ कहता कनक अपने दोनों हाथों को वर्ष के चेस्ट पर रखकर वर्ष को धक्का देते हुए कहा, चुप करिए सर। खुद को साबित करने के लिए आप कितने नीचे गिरेंगे? मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं। आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया? आप इतने घटिया हैं कि आपके लिए कोई शब्द ही नहीं बचा मेरे पास। इस दुनिया में एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मेरे पापा का नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए। कनक धक्का देते ही रही और वर्ष पीछे जा रहा था। उसने एक झटके से कनक के दोनों हाथों को पकड़ अपने बिल्कुल करीब खींचकर कनक से कहा, मैं तुम्हारी उस माँ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, यही सच है। अब तुम्हें ये मानना है या नहीं मानना, ये तुम्हारी मर्ज़ी। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे बाप की गई हर गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी और अब से तुम अपने बाप की इल्लीगल कामों के रास्ते के बीच में खड़ी होगी। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि तुमने जिस पास का पासवर्ड मुझे दिया है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज तुम्हारे बाप इंडिया की कुछ लड़कियों को दूसरे देश में सप्लाई कर रहा था। मैंने उसका ये मिशन रोकने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। आई बात समझ में? तुम्हें मुझसे नफ़रत करनी है तो करो, मुझे घिन आती है तो आई डोंट केयर। मैं जब तक तुम्हारे बाप को मार नहीं देता तब तक मैं तुम्हें जिंदा रखूँगा। वर्ष ने इतना ही कहा था कि कनक वर्ष के कॉलर को कस कर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहा, डोंट यू डैड सर। दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे। एक की आंखों में नफरत थी तो दूसरे की आंखों में जुनून था। कनक वर्ष के कॉलर पकड़ रहा था और वर्ष ने कनक की खुले शोल्डर को कस कर पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे की जान ले लेंगे। कनक ने वर्ष से कहा, अगर आपने मेरे पापा को कुछ भी किया ना तो मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे आप? वर्ष कनक के होठों को देखते हुए हल्के से कनक के होठों को छूते हुए कनक से कहा, तुम जैसी बिल्लियाँ म्याऊं करते हुए अच्छी लगती हैं, दहाड़ते हुए नहीं। कनक वर्ष के कॉलर को छोड़ते हुए होठों को बेरहमी से रब करते हुए वर्ष से कहा, मुझे चूमना बंद कीजिए। वर्ष की नज़र कनक की नावी पर पड़ी जहाँ से खून बह रहा था। कनक खुद को वर्ष की बाहों में छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कनक ने दांत पीसते हुए कहा, छोड़िए मुझे। वर्ष कनक को एक झटके से अपनी बाहों में उठाकर कनक से कहा, वर्ष है सिंघानिया की कैद में, जो एक बार कैद हो जाता है उसे फिर आज़ादी नहीं मिलती।
वो तब तक ही आज़ाद होता है जब उसकी मौत हो जाती है। तुम्हें भी तभी आज़ादी मिलेगी जब तुम्हारी मौत होगी। इतना कहकर वंश कनक को अपने साथ ले जाने लगा। कनक वंश के बाहों में छटपटाने लगी। कनक के ऐसे करने से वंश ने कसकर कनक को अपनी बाहों में पकड़कर कनक को कहा, बच्चों की तरह कूदना बंद करो, वरना। कनक ने बीच में से कहा, वरना वरना क्या करेंगे? फिर से मारेंगे मुझे? आप घर भी क्या सकते हैं सर? आप एक बुज़दिल और डरपोक इंसान हैं। आपको सिर्फ मुझ पर हाथ उठाना, मुझे धमकाना आता है। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। कनक की बातें सुन वंश को गुस्सा आ रहा था। वंश अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेते हुए कनक से कहा, मुझे ऑफेंड करना बंद करो मिस गोयल, क्योंकि मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता, वरना तुम्हारी इन सभी बातों को सुनने के बाद मैं तुम्हें कब का ज़मीन में जिंदा काट चुका होता। समझ में आया तुम्हें? इतना कहकर वंश कनक को कार के पास ले जाकर बैक सीट पर पटक दिया। किसने मुस्तफ़ा को मारा है, क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 22। 3 दिन बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर लूसा, यश, वंश, रूहान चारों तरफ थे। ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूहान ने वंश से कहा, वंश मुझे मम्मा चाहिए। लूसा अच्छी नहीं है, कनक मम्मा बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ खेलती है, मुझे प्यार करती है। आप उनसे शादी कर लीजिए 3 दिन में। वंश उस रात के बाद कनक को देखा भी नहीं था। वो कनक को लूसा के साथ छोड़कर क्रूज़ पर चला गया था। रूहान की बात सुन यश और लूसा दोनों अपनी आंखें बड़ी कर रूहान को देख रहे थे। वंश जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसकी उंगली ही कीबोर्ड पर रुक गई। वंश ने रूहान की तरफ पलट कर रूहान से कहा, मैंने तुमसे उससे दूर रहने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम उसके पास कैसे गए? वंश की बात सुन रूहान ने गुस्से से कहा, आप हर चीज़ के लिए मना करते हैं। मैं आपको पापा नहीं कह सकता, मेरी मम्मा नहीं है। ऐसा कैसे है वंश? मैं आपको पापा क्यों नहीं कह सकता, मेरी मम्मा क्यों नहीं है? मैं जब स्कूल जाता हूँ तो सभी बच्चे की मॉम होती है। सभी बच्चे अपने पापा को पापा कहते हैं। मुझे मम्मा चाहिए। मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इस बार को मैं नहीं मानूंगा। मुझे कनक मम्मा चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपने मुझे कनक मम्मा को नहीं दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा और ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। रूहान की बात सुन वंश रूहान को घूरते हुए रूहान से कहा, वो तुम्हारी मम्मा कभी नहीं बनेगी। समझ में आया? तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में मैं डरता नहीं। कहकर वंश बाहर चला गया। रूहान मुंह फुलाकर गुस्से से चेयर से उठकर डाइनिंग एरिया में चला गया। यश और लूसा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यश ने लूसा को देखते हुए कहा, मुझे आज कॉलेज जाना है मिस गोयल का सर्टिफिकेट लेने के लिए। लूसा ने कहा, और मुझे लाइब्रेरी जाना है कुछ बुक लेने के लिए। लूसा की बात सुन यश ने लूसा से कहा, पढ़ाकू तुम इतना पढ़ती हो तो थक नहीं जाती। तुमने अब तक 1000 से ज़्यादा बुक पढ़ ली है। इतना पढ़कर कहाँ जाओगी? यश की बात सुन लूसा यश को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। जैसे कुछ सवाल पूछो तो उसे नहीं आता, और बुक पढ़ने में हमें नॉलेज होती है। बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन ये बात तुम जैसे बेवकूफ़ को समझ नहीं आएगी। इतना कहकर लूसा चेयर से उठकर वहाँ से चली गई। लूसा की बात सुन यश ने खुद से पुनपुनाते हुए कहा, इतना पढ़कर क्या फ़ायदा जिसे खुद के बारे में नहीं पता हो। लड़कियाँ कैसी रहती हैं, कितना मेकअप करती हैं, ये सब तो तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बेवकूफ़ तो तुम हुई, ना कि मैं, समझी? तुम वंश जब विला से बाहर आया तो देखा कनक एक पत्थर पर बैठी समुद्र की लहरों को देख रही थी। वंश कनक के पास जाकर कनक के शोल्डर को कस कर पकड़ अपनी तरफ खींचकर कनक से कहा, मेरे बेटे से दूर रहो। वंश की इस तरह पकड़ने से कनक ने डर गई। कनक अपने दोनों हाथों को वंश के शोल्डर पर अपने हाथों को रख वंश को देखते हुए कहा, सॉरी सर, आपने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। कनक को अपनी बातों को अनसुना करते देख वंश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वंश कनक के दोनों शोल्डर को पकड़कर कसकर दबाते हुए कहा, मैंने कहा मेरे बेटे से दूर हो, उसे अपनी आदत मत लगाओ।
कनक ने दोबारा से वर्षा से कहा, सॉरी सर, आपने कुछ कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। उस रात के बाद मुझे किसी भी हैवान की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, इंसान की सुनाई देती है। कनक की बातें वर्ष को चुभ रही थी। वर्ष कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? कनक ने वर्षा से कहा, आज़ादी। मुझे अपने पापा के पास जाना है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वर्ष कनक को देख एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इतना क्या है? कनक ने भी उसी लहजे में वर्षा से कहा, मुझे भी आपकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही। सर, मेरा हाथ छोड़िए। वर्ष और कस कर पकड़ते हुए कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से कहा, नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ किसी खास इंसान से मिलने जाना है। कनक अपना चेहरा वर्ष की तरफ से फेरते हुए वर्ष से कहा, क्यों तैयार हूँ? आप मेरी कोई बात नहीं मान रहे तो मैं आपकी कोई बात क्यों मानूँ? अगर आप मुझे मेरे पापा के पास नहीं जाने दे सकते तो मुझे कॉलेज जाने दीजिए। कनक की बात थी सुन वर्ष कनक को देखते हुए कहा, तुम तो मुझे ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी बातें मान लूँगा। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था और अभी बता रहा हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हें यहाँ अपने कामों के लिए लाया है, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए नहीं। अगले 1 हफ्ते के बाद तुम्हें फिर से वही काम करना होगा और शायद इस बार पिछली बार से कहीं ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। वर्ष के बाद सुन कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए सर, आप मेरे साथ इतने करीब क्यों हो रहे हैं? क्या आपको मुझे प्यार हो गया है या मुझे दूर नहीं रह पा रहे हैं? कनक की बात सुन वर्ष ने कनक के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कार के पास लाकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठे हुए कनक को देखते हुए कहा, तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ? मैं तुम सिर्फ 19 साल की लड़की हूँ जिसके दिमाग में सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें चलती हैं। तुम्हारी जगह कोई मैच्योर और लड़की होती तो शायद अब तक मुझे मारने के कई प्लान बना चुकी होती, लेकिन तुम अभी भी मुझे प्यार की बातें कर रही हो। कनक जैसे ही कार के डोर ओपन करने को हुई, वर्ष कनक के हाथों को पकड़कर गियर पर रखते हुए कार स्टार्ट करते हुए गियर लगाते हुए कनक से कहा, हम मॉल जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रेड कलर की साड़ी और मंगलसूत्र लो। वर्ष की बात सुन कनक वर्ष के हाथों से अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते हुए वर्ष से कहा, आप तो मैच्योर है ना सर, तो आप इनमेच्योरिटी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? वर्ष कार को ड्राइव करते हुए कनक से कहा, अगर मैं एक पागल लड़की के साथ रहूँगा तो मेरा पागल होना तो ज़रूरी है ना? कनक खिड़की से बाहर देखने लगी। वर्ष कार ड्राइव करते हुए तिरछी आंखों से कनक को देख रहा था। वर्ष कार ड्राइव करते हुए कनक से पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है? क्या अब वो ठीक है? कनक ने वर्ष से कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है। कनक को अपने सवाल को इग्नोर करते देख वर्ष कनक के हाथों को और कस कर पकड़ते हुए कनक से कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा मिस गोयल, मुझे उसका जवाब चाहिए। तुम समझ में नहीं आ रहा? कनक खिड़की से बाहर देखते हुए वर्षा से कहा, ये कैसी हमदर्दी है सर? एक तरफ आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि मेरी चोट कैसी है। मुझे लगता है आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक जितना आपको देखा है मुझे नहीं लगता कि आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है। आप एक साइको की तरह बिहेव कर रहे हैं। कनक की बातें सुन वर्ष कनक के हाथों को कस कर पकड़कर गियर से लगाते हुए कार की स्पीड बढ़ा दी। कार की स्पीड बढ़ते ही कनक को डर लगने लगा था। कनक ने वर्ष से कहा, आप क्या कर रहे हैं सर, स्पीड कम कीजिए। वर्ष ने टंच कसते हुए कहा, एक साइको कार इसी तरह चलाता है, समझ में आया तुम्हें मिस गोयल? कनक ने डर से अपनी आंखें बंद कर वर्ष के शोल्डर को पकड़कर अपने चेहरे को वर्ष के शोल्डर पर रख दिया। कनक के इस तरह करीब आने से वर्ष कनक को देखने लगा। कनक ने हल्की सी अपनी आंखें खोली तो सामने देख चिल्लाया, सर। कनक की आवाज़ सुन वर्ष ने जब सामने देखा तो हैरान हो गया। उसने जल्दी से स्टीयरिंग को मोड़ और जोर से आवाज़ हुई, बूम।
वंश किस खास इंसान की बात कर रहा है? क्या कनक और वंश का जानने के लिए सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।